ये पत्थर बहुत बेहद विशाल हैं और इनमें से कुछ तो सैकड़ों मील दूर स्थित खदान से लाए गए थे। ग्रेट पिरामिड में इस्तेमाल किया गया ग्रेनाइट दक्षिण में 500 मील से भी अधिक दूर से लाया गया है। ये सभी विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों से बने हैं। कहा जाता है कि प्राचीन मिस्रवासी ग्रेनाइट को काटने के लिए तांबे के औजारों और रेत का इस्तेमाल करते थे। मैं इसे औद्योगिक स्तर पर करके देखना चाहता हूं कि इसका क्या परिणाम होता है। क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ब्लॉक कितना ग्रेनाइट काटा गया था? लेकिन अगर मैं कहूं कि उनकी सबसे सटीक पत्थर की कारीगरी आज की औद्योगिक मशीनों से भी बेहतर है। एक कलाकृति में सर्पिल खांचे इतने सटीक हैं कि उन्हें हाथ के औजारों से नहीं बनाया जा सकता। इससे और इसके विश्लेषण से आप कुछ बातें जान सकते हैं, जैसे कि यह ड्रिल कितनी तेज थी या यह ड्रिल ग्रेनाइट को कितनी जल्दी भेद रही थी। और जितना गहराई से आप देखेंगे, कहानी उतनी ही खुलती जाएगी, क्योंकि जब आप 7वां मुख्य बिंदु देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिस्र वासियों के पास सबसे मजबूत धातु के औजार तांबे के थे और तांबा काफी नरम होता है। और अगर प्राचीन मिस्र वासियों के पास हीरे को काटने की तकनीक होती तो इतिहास को फिर से लिखना पड़ता। अतीत ने सिर्फ पिरामिड ही नहीं बनाए, बल्कि उसने एक ऐसी तकनीक को भी छिपा रखा है जिसे हम आज तक समझा नहीं सकते। ग्रेनाइट के भीतर ऐसे निशान हैं जो मौजूद नहीं होने चाहिए। प्राचीन मिस्र में पत्थर तराशने के पीछे का असली रहस्य किसी रेगिस्तानी खदान या छिपे हुए मकबरे में शुरू नहीं होता। यह एक ऐसे संग्रहालय के अंदर शुरू होता है जो उन कलाकृतियों से भरा है जिनके पास से हर कोई बिना ध्यान दिए गुजरता है। इन वस्तुओं में से एक अधूरी ग्रेनाइट की पेटी है, जिसे लाल असवान ग्रेनाइट के एक ही ब्लॉक से तराशा गया है, केवल उस ग्रेनाइट ब्लॉक पर प्राथमिक कटाई करने के लिए। ग्रेनाइट को खदान से निकालने में न जाने कितना समय लगता है, लेकिन उत्तर दक्षिण दक्षिण पूर्व पूर्व पश्चिम ऊपर और नीचे की कटाई करके पेटी को आकार देने के लिए ही यह सब किया गया है। पहली नजर में यह एक अधनिर्मित ताबूत जैसा दिखता है, लेकिन जैसे ही शोधकर्ताओं ने इसके अंदर देखा, प्राचीन पत्थर की कारीगरी के बारे में उनकी सारी समझ धराशायी होने लगी। भीतरी दीवारें तांबे की छेनी और बलुआ पत्थर के घर्षण से बनने वाली खुरदरी या अनियमित रूप से नुकीली नहीं थीं। इसके बजाय उनमें एकदम समान दूरी पर बनी सर्पिलाकार खांचे दिखाई दे रही थीं, जो पूरे कक्ष को एक निरंतर पैटर्न में घेरे हुए थीं, मानो किसी मशीनी पाइप का अंदरूनी भाग हो। ये खांचे इतनी एकरूप थीं कि जब इंजीनियरों ने सतहों पर लेजर से चलने वाले सीधे गेज रखे, तो प्रकाश का परावर्तन आधुनिक यांत्रिक रूप से काटे गए ग्रेनाइट के व्यवहार से मेल खाता था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि ये धारियां धीमी गति से हाथ से रगड़ने से बनी उथली खरोंचें नहीं थीं। वे गहरी, साफ सुथरी बनी हुई थीं और एक निरंतर सर्पिल में नीचे की ओर जा रही थीं। एक घूमती हुई ट्यूबलर ड्रिल के पत्थर में लगातार टॉर्क के साथ काटने के निशान साफ दिखाई देते हैं। मुख्यधारा के पुरातत्व के अनुसार समस्या यह है कि इस वस्तु को लोहे की ड्रिल, स्टील के औजार या रोटरी मशीनरी के अस्तित्व में आने से हजारों साल पहले तराशा गया था। 19वीं सदी में फ्लेंडर के पेट्री द्वारा एकत्र किए गए ड्रिल कोर का अध्ययन करने पर टीम को और भी गहरा झटका लगा। इन कोर से पता चला कि काटने की दर प्रति चक्कर 1/10 इंच थी। इतनी गति तो आज के डायमंड टिप वाली ड्रिल भी औद्योगिक दबाव के बिना हासिल करने में संघर्ष करती हैं। खांचे एक समान थे, उनमें कोई कंपन, कोई झिझक या कोई अनियमित विचलन नहीं था। यह एक स्थिर यांत्रिक बल द्वारा निर्देशित उपकरण का सटीक व्यवहार था, न कि मानव हाथों का। जब आधुनिक इंजीनियरों ने क्वार्ट्ज रेत से भरी तांबे की नलियों का उपयोग करके इन कटाई को दोहराने का प्रयास किया, तो उनके प्रयोग बुरी तरह विफल रहे। घंटों की पिसाई के बाद भी वे ग्रेनाइट में कुछ मिलीमीटर तक ही प्रवेश कर पाए और उनसे बनी सतहें खुरदरी,
असमान थीं और प्राचीन बक्से की दर्पण जैसी चिकनी भीतरी दीवारों से बिल्कुल अलग थीं। वैज्ञानिकों ने इस विसंगति को यह कहकर समझाने की कोशिश की कि प्राचीन मिस्रवासियों ने एमरी, कोरंडम या पिसे हुए क्वार्ट्स जैसे कठोर अपघर्षक पदार्थों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन सूक्ष्म खांचे में अभी भी नियंत्रित अवरोहण दरें दिखाई दे रही थीं, जिन्हें किसी भी ढीले अपघर्षक घोल से दोहराया नहीं जा सकता था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि सर्पिल पैटर्न कभी-कभी कटाई के बीच में ही अपनी दूरी बदल देता था, मानो प्राचीन औजार संचालक दबाव या गति को समायोजित करता हो, जो केवल विद्युत उपकरण से ही संभव था। इस कलाकृति ने न केवल आधिकारिक कहानी को चुनौती दी, बल्कि उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ग्रेनाइट की वह नली जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था, पेट्री का 7वां कोर। अगर कोई भौतिक प्रमाण है जो प्रचलित धारणा को पूरी तरह से उलट देता है, तो वह है 7वां कोर। यह एक छोटा ग्रेनाइट का सिलेंडर है जिसे 19वीं शताब्दी में सर विलियम फ्लेंडर के पेट्री यंत्र द्वारा गीजा पठार से निकाला गया था। पहली नजर में यह महज एक खुरदरा पत्थर का टुकड़ा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कोर को ठोस ग्रेनाइट से तेजी से घूमने वाली ड्रिल का उपयोग करके निकाला गया है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो एक सदी से भी अधिक समय बाद भी इंजीनियरों को अचंभित करता रहता है। ठोस ग्रेनाइट में खुदी हुई एक सर्पिल खांचा इतनी सटीकता और गहराई से नीचे उतरती है कि यह आधुनिक कोर ड्रिल के पथ की नकल करती है। और यह केवल अटकलबाजी नहीं है। 1990 के दशक में एरोस्पेस इंजीनियर क्रिस्टोफर डन ने इस वस्तु का पुनः विश्लेषण किया और पाया कि खांचे की ढलान अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। वास्तव में इतनी तीव्र कि ड्रिल बिट को ग्रेनाइट में 1/10 इंच प्रति चक्कर की दर से आगे बढ़ना पड़ता, ठीक वैसे ही जैसे संग्रहालय के ताबूत में निशान दिखाई देते हैं। इसके परिणाम बेहद व्यापक हैं। ग्रेनाइट क्वार्ट्ज फेल्डस्पार और माइकिका का मिश्रण है, जो एक क्रिस्टलीय यौगिक है और आणविक कठोरता पैमाने पर 6 से 7 के बीच आता है। यह स्टील से भी अधिक कठोर है। तांबे की तो बात ही छोड़िए, तो मुख्य धारा के मिस्र विज्ञान के अनुसार तांबे की नली ने उस पदार्थ में एक परिपूर्ण अवरोही सर्पिल कैसे बनाया जिसे वह काट भी नहीं सकता था। डन का तर्क था कि यह न केवल यांत्रिक रूप से असंभव था, बल्कि खांचे में कंपन, लड़खड़ाहट या असमान दबाव का भी कोई संकेत नहीं था। आधुनिक शब्दों में यह एक ऐसे उपकरण की तरह काम करता था जो स्थिर मशीन नियंत्रित टॉर्क के तहत चल रहा हो, जो प्राचीन काल के लोगों के पास नहीं होना चाहिए था। लेकिन 7वें कोर को और भी अधिक रहस्यमय बनाने वाली बात स्वयं सर्पिल की प्रकृति थी। घर्षण या अनियमित घिसाव से उत्पन्न खांचों के विपरीत यह सर्पिल कोर की पूरी लंबाई में एक समान था, मानो किसी खराद या बेलनाकार बोरिंग उपकरण ने लेजर जैसी सटीकता के साथ परत दर परत हटाई हो। डन के मापों से पता चला कि खांचा आकस्मिक खरोंच नहीं था। इसका अवरोहण कोण बिल्कुल सटीक था, जो कोर के कई बिंदुओं पर एक समान रूप से दोहराया गया था। यह व्यवहार केवल सटीक फीड नियंत्रण बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों से ही संभव है, जैसा कि आप आधुनिक मशीनिंग प्रयोगशाला में उम्मीद करते हैं, न कि 2500 ईसा पूर्व की किसी रेगिस्तानी खदान में। इससे भी अधिक उलझन पैदा करने वाली बात यह है कि मूली कहाँ मिली थी। इसे गीजा पठार पर एक खुदाई वाली खाई से निकाला गया था, जहां अन्य अधूरी पत्थर की वस्तुएं भी मिली थीं, जिन पर इसी तरह के सर्पिल निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि यह कोई अलग थलग मामला नहीं था। यह एक मानकीकृत तकनीक का हिस्सा था। लेकिन औजार कहाँ हैं? न तो घूमने वाली पावर ड्रिल, न ही उन्नत ट्यूब, न ही खराद मशीन, ऐसा कुछ भी नहीं जो इस कोर द्वारा भौतिक रूप से सिद्ध की गई बात का स्पष्टीकरण दे सके। ओस्वान पहेली, वह ओबेलिस्क जिसने प्रहार के दौरान काटने की विधि का खुलासा किया,
ये पत्थर बहुत विशाल हैं और इनमें से कुछ को सैकड़ों मील दूर स्थित एक खदान से काटकर लाया गया है। यदि ड्रिल कोर और संग्रहालय में रखे ताबूत किसी अज्ञात तकनीक के अंतिम परिणाम दर्शाते हैं, तो असवान में अधूरा पड़ा ओबेलिस्क उससे भी कहीं अधिक दुर्लभ चीज प्रस्तुत करता है। 40 मीटर से अधिक लंबा और लगभग 1200 टन वजनी यह विशाल ग्रेनाइट स्तंभ कभी पूरा नहीं हुआ। इसके बजाय ये आज भी चट्टान से आधा जुड़ा हुआ पड़ा है, जिसे खुदाई के दौरान आई दरार के कारण बीच में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन उस दरार में शायद कुछ संरक्षित हो। स्वयं ओबेलिस्क से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं वे प्राचीन औजारों के निशान जो मौजूद नहीं होने चाहिए थे। जब आधुनिक इंजीनियरों ने खदान का दौरा किया तो उन्हें मानक सिद्धांत के अनुसार डोराइट पत्थरों को पीटने से बनी खुरदरी सतहों या तांबे की छेनी से हुए असमांगित असनाय घर्षण की उम्मीद थी। इसके विपरीत उन्हें ओबेलिस्क के किनारों और नीचे की ओर कटे हुए लंबे निरंतर खोखले खांचे मिले। ये कट अव्यवस्थित या हथौड़े से ठोके हुए नहीं थे। वे खांचे चिकने समानांतर और अवतल थे। ऐसा लगता था मानो ग्रेनाइट को किसी बड़े स्थिर पीसने वाले औजार से तराशा गया हो। इनमें से कुछ खांचे तो ओबेलिस्क के निचले हिस्से तक मुड़कर अंडरकट बनाते हैं, एक ऐसा आकार जिसे हाथ से पकड़ी जाने वाली डोलोराइट गेंद से बनाना भौतिक रूप से असंभव है। इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह है कि ओबेलिस्क के चारों ओर की खाई इतनी संकरी है कि श्रमिकों को औजारों को कुशलतापूर्वक चलाने की अनुमति नहीं है। वहां प्रभाव बल उत्पन्न करने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी दीवारों पर मशीन जैसी एकदम सीधी रेखा में बनी हुई लहरदार आकृतियां दिखाई देती हैं, जो काटने की ऐसी गति का संकेत देती हैं जिसमें नीचे की ओर दबाव और पार्श्व नियंत्रण दोनों का प्रयोग किया गया हो। इंजीनियर क्रिस्टोफर डन के अनुसार आधुनिक उपकरणों से उसी वक्रता को पुनः बनाने के लिए रोटेटिंग डिस्क कटर या हाई टॉर्क वाइब्रेशनल ग्राइंडर की आवश्यकता होगी। ये दोनों ही उपकरण सामग्री को समान रूप से निकालने के लिए टॉर्क नियंत्रित भुजाओं का उपयोग करते हैं। इस पहेली को और भी पेचीदा बनाते हुए ओबेलिस्क के आधार में खाई की दीवारों की सतहों पर बार बार प्रहार के कोई निशान नहीं है, न कोई गड्ढे, न कोई अनियमित खरोंच, न ही चोट के कोई टूटने के निशान। इसके विपरीत निशान साफ और एकसमान हैं, जो एक निश्चित दिशात्मक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जो आधुनिक पत्थर निर्माण में यांत्रिक मार्ग बनाने के समान सर्पिल या घुमावदार है। पुरातत्वविदों ने आसपास दर्जनों डोएराइट पत्थर पाए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी 1200 टन के स्मारक को आकार देने से अपेक्षित घिसावट नहीं दिखती। वास्तव में कई पत्थर आश्चर्यजनक रूप से सही सलामत हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें वहां रखा गया था, न कि उनका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। इससे यह संभावना बनती है कि पारंपरिक उपकरण प्रतीकात्मक मात्र थे, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया था या किसी कार्यप्रणाली के अनुरूप बाद में शामिल किया गया था, जबकि वास्तविक विधि या तो इतिहास से मिट गई है या कभी दर्ज ही नहीं की गई। इंजीनियरिंग की दृष्टि से ओबेलिस्क की अधूरी अवस्था ही रहस्य को उजागर करती है। प्राचीन हस्त उपकरणों के लिए कटाई बहुत सटीक थी। प्रभाव इतना अनियमित था और ज्यामितीय रूप से इतनी जटिल थी कि इसे आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। वह ध्वनि जो पत्थर को काट देती है, कंपन, अनुनाद और सेरापियम की गुप्त ज्यामिति। अब तक हमने जो कुछ भी देखा है, चाहे वो सटीक घुमावदार आकृतियों से लेकर खदानों में की गई कटाई तक हो, अगर ये सब पत्थर काटने की एक लुप्त हो चुकी विधि की ओर इशारा करते हैं, तो सकारा का सेरापुम शायद सबसे बड़ा सुराग पेश कर सकता है। रेगिस्तान की गहराई में ठोस चूना पत्थर को काटकर बनाई गई
एक घुमावदार सुरंग प्रणाली है जिसमें 24 काले ग्रेनाइट के बक्से रखे हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 70 से 100 टन है। ये न केवल आकार में बड़े हैं बल्कि अविश्वसनीय रूप से सटीक भी हैं। क्रिस्टोफर डन और केम स्कूल के भौतिकविदों सहित जिन इंजीनियरों ने इन बक्सों का निरीक्षण किया, उन्होंने इनकी आंतरिक दीवारों को मापा और पाया कि ये 210,000 इंच तक सपाट हैं, जो अधिकांश एयरोस्पेस घटकों से भी अधिक सटीक है। लेकिन अब यहां से मामला और भी विचित्र हो जाता है। ध्वनिक इंजीनियरों सहित कई शोधकर्ताओं ने कुछ अजीब बात देखी। जब ग्रेनाइट के बक्सों में ध्वनि डाली गई तो आंतरिक भाग पर प्रहार करने से शुद्ध अनुनादी आवृत्तियां उच्च आयाम के साथ वापस परावर्तित हुईं, मानो बक्सा स्वयं ही ट्यून किया गया हो। कुछ स्वर इतने स्पष्ट रूप से कंपन करते थे कि वे कई सेकंड तक बने रहे। और जब 15 टन से अधिक वजनी ढक्कनों को नीचे किया गया तो उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जिसे केवल एक आदर्श ध्वनिक कक्ष के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इससे एक क्रांतिकारी प्रश्न उठा, क्या होगा यदि ध्वनि केवल शिल्प कौशल का एक दुष्प्रभाव न होकर उसकी कुंजी हो? अन्य सभ्यताओं के प्राचीन ग्रंथों में अक्सर ऐसे पत्थरों का जिक्र मिलता है जो गाते थे या कंपन का उपयोग करके विशाल शिलाखंडों को नरम करने या उठाने की तकनीकों का वर्णन करते थे। पहली नजर में यह छद्म विज्ञान जैसा लगता है, लेकिन आधुनिक भौतिकी अब इस बात को समझने लगी है। अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग और ध्वनिक उत्तोलन जैसी तकनीकें हमारी प्रयोगशालाओं में पहले से मौजूद हैं। ये विधियां सूक्ष्म रूप से समायोजित आवृत्तियों का उपयोग करके ठोस वस्तुओं को काट या लटका सकती हैं, ब्लेड का नहीं। यदि ये सिद्धांत पूर्व राजवंशीय निर्माताओं को ज्ञात थे या उन्होंने इन्हें संयोगवश खोज लिया था, तो इससे सेरापम में दिखाई देने वाले घिसाव के निशानों की अनुपस्थिति, दर्पण जैसी सतहों और यहां तक कि आंतरिक समरूपता की व्याख्या की जा सकती है। इन बक्सों की ज्यामिति से भी इसका और प्रमाण मिलता है। इनमें से कई को एकदम सटीक 90 डिग्री के कोण पर काटा गया है, जिनमें आंतरिक जोड़ बिल्कुल चिकने हैं और औजारों की कोई कंपन नहीं है। कुछ किनारे इतने तीखे हैं कि उनसे खून निकल सकता है। हालांकि ग्रेनाइट असमान कंपन के कारण टूटने की प्रवृत्ति के लिए कुख्यात है। पत्थर को तोड़े बिना ऐसी आकृतियां बनाने के लिए ऊर्जा पर अत्यंत सूक्ष्म नियंत्रण की आवश्यकता होगी, चाहे वह निरंतर दबाव के माध्यम से हो या हार्मोनिक आवृत्तियों के माध्यम से। डन ने सुझाव दिया कि बक्सों को अनुनादी कटाई विधि का उपयोग करके तराशा गया होगा, जिसमें आवृत्ति प्रेरित कंपन आणविक बंधों को इतना कमजोर कर देता है कि सटीक पिसाई संभव हो सके। यह विधि आधुनिक पिसोइलेक्ट्रिक मशीनिंग के समान है। तांबे का कोई औजार, रेत का घोल या डोलोराइट की गेंद इसे दोहरा नहीं सकती, और आश्चर्यजनक रूप से इनमें से कोई भी कथित औजार सेरापियम के कटाई कक्षों के पास कभी नहीं मिला। हालांकि जो चीजें मिलीं वे इतनी बारीकी से गढ़ी गईं और ज्यामितीय रूप से इतनी सटीक थीं कि वे 19वीं सदी की औद्योगिक विधियों की सीमाओं को भी चुनौती देती हैं। यदि यह सिद्धांत सही साबित होता है तो इसका अर्थ यह होगा कि प्राचीन निर्माताओं ने आवृत्ति का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया होगा, न कि केवल एक लोक कथा के रूप में। और यह इस बात की व्याख्या कर सकता है कि उनकी सबसे पवित्र कलाकृतियां, जैसे कि सेरेपियम से लेकर मंदिर के खंडहरों में पाए जाने वाले तथाकथित ट्यूनिंग फोक तक, अनुनादी गुणों के आधार पर डिजाइन की गई प्रतीत होती हैं, न कि बलपूर्वक। 1936 में राजकुमार साबू की कब्र में पत्थर में दबी एक रोटर की रूपरेखा साबू डिस्क की खोज हुई थी, और इसने आज तक इसका अध्ययन करने वाले हर इंजीनियर को हैरान कर दिया है। यह मेटासिस्ट नामक एक भंगुर परतदार पत्थर से तराशी गई एक अजीब पहिए जैसी वस्तु है,
जो दबाव में टूट जाती है। इसे साबू डिस्क कहा जाता है और आज तक कोई भी यह नहीं समझा पाया है कि इसे कैसे बनाया गया था या इसे आधुनिक मशीन के किसी पुर्जे जैसा क्यों बनाया गया था। लगभग 61 सेंटीमीटर व्यास वाली इस डिस्क में एक केंद्रीय हब, 3 सुंदर घुमावदार पंख और एक बाहरी किनारा है। यह डिस्क मिस्र की धार्मिक या प्रतीकात्मक कला में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु से मिलती जुलती नहीं है। यह न तो कटोरा है, न ट्रे और न ही सजावटी वस्तु। इसका डिजाइन टर्बाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप या एयर फ्लो रेगुलेटर में इस्तेमाल होने वाले रोटर या इम्पेलर जैसा है। और यहीं पर मुख्य बात है, इसका आकार केवल दिखावे के लिए नहीं है। जब रॉबर्ट बोवाल जैसे आधुनिक इंजीनियरों और रसायन विज्ञान स्कूल के विद्वानों ने वस्तु का 3D मॉडल बनाया तो उन्होंने पाया कि नसों के माध्यम से हवा या तरल पदार्थ सर्पिल प्रवाह पैटर्न में प्रवाहित होता है, जिससे घर्षण कम होता है और उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कार्यात्मक रोटर ब्लेड में होता है। लेकिन प्राचीन मिस्रवासी इतनी नाजुक सामग्री से पतले वायु गतिकीय ब्लेड को बिना टूटे कैसे तराश सकते थे। असमान दबाव पड़ने पर मेटेस्कस के टूटने की प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि इसे हथौड़े की चोट या खुरदुरे छेनी से आकार नहीं दिया जा सकता। इस वस्तु को नियंत्रित बल का उपयोग करके खराद, रूटिंग या नक्काशी करके ही बनाया जा सकता था। इससे एक जाना पहचाना सवाल फिर से उठता है, उन्होंने किस औजार का इस्तेमाल किया होगा। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि मिस्र में इससे पहले या बाद में कभी भी ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है। यह एक अनोखी वस्तु है जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के एक राजकुमार की कब्र में मिली एक तकनीकी विसंगति है। उस समय से बहुत पहले जब किसी भी प्रकार की मशीनरी का अस्तित्व था। ग्राहम हैनकॉक और अन्य लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है कि साबू डिस्क किसी यांत्रिक परंपरा का बचा हुआ अंश हो सकता है, एक ऐसी वस्तु जिसका कार्य समय के साथ लुप्त हो गया, जिसका मूल उपयोग भुला दिया गया और उसे अनुष्ठानिक उपयोग के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया गया। और यहीं से मामला और भी विचित्र हो जाता है। इसी तरह की रोटर जैसी वस्तुएं कोलंबस पूर्व बोलीविया और मेसो अमेरिकी मंदिरों में मिली हैं, जो पत्थर के पैनलों पर उकेरी गई हैं, या समान सर्पिल पंख ज्यामिति वाली कब्रों में पाई गई हैं। क्या ये संयोगवश हुई घटनाएं थीं, या अनेक प्राचीन संस्कृतियों ने एक साझा स्रोत से तकनीकी खाके विरासत में प्राप्त किए थे? संशयवादी तर्क देते हैं कि यह महज एक आकर्षक धूपदान है, लेकिन यह बात डिस्क की गणितीय रूप से घुमावदार नसों, इसके केंद्रीय सटीक केंद्र, या इस बात की व्याख्या करने में विफल रहती है कि यह उसी डिजाइन तर्क का अनुकरण क्यों करता है जिसका उपयोग आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियर द्रव गतिकी अनुकूलन में करते हैं। यदि यह धूपदान था तो इसे जेट इंजन की वायु गतिकीय बुद्धिमत्ता के साथ आकार दिया गया था, और यदि ऐसा नहीं था तो यह मिस्र की रेत से निकाली गई अब तक की सबसे अनदेखी खोई हुई तकनीक की कलाकृति हो सकती है। आधुनिक प्रतिकृति समस्या। जब आज के उपकरण अपर्याप्त साबित होते हैं तो दशकों की बहस और बढ़ते सबूतों के बाद संशयवादियों ने ग्राहम हैनकॉक के दावों को एक सरल मांग के साथ चुनौती दी, यह साबित करो कि यह संभव नहीं है। इसलिए कई प्रयोगशालाओं, इंजीनियरों और यहां तक कि टीवी डॉक्यूमेंट्री ने भी यही कोशिश की। मिस्र के ग्रेनाइट कलाकृतियों में देखे गए असंभव कटों को केवल उन्हीं उपकरणों का उपयोग करके दोहराने की जिन्हें मुख्य धारा के पुरातत्वविदों का मानना है कि इस्तेमाल किया जाता था। तांबे की ट्यूब ड्रिल, क्वार्ट्ज रेत और शारीरिक श्रम। परिणाम चौंकाने वाली विफलता। सबसे चर्चित प्रयासों में से एक में परंपरागत दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक इंजीनियर डेनिस सेंट्स ने रेत को अपघर्षक के रूप में उपयोग करते हुए तांबे की आरी करते हुए तांबे की
छेनी और ट्यूबलर ड्रिल की प्रतिकृतियों का परीक्षण करने में कई वर्ष बिताए। काफी मेहनत और परिष्कृत तकनीक से उनकी टीम चूना पत्थर में खरोंच लगाने और नरम बलुआ पत्थर में बहुत धीरे धीरे खांचे बनाने में सफल रही। लेकिन जब ग्रेनाइट की बात आई तो प्रगति लगभग रुक सी गई। घंटों की निरंतर मेहनत के बाद भी, आदर्श परिस्थितियों में भी तांबे की नलियों से सतह पर केवल कुछ मिलीमीटर की ही नक्काशी हो पाई थी। परिणाम स्वरूप ये कट-खुरदुरे, असमान और बिना किसी सटीक वक्रता के थे। ये गीजा के सर्पिलाकार ड्रिल किए गए ग्रेनाइट कोर से बिल्कुल अलग थे। इसके अलावा अपघर्षक कणों की धार जल्दी ही फीकी पड़ गई और दबाव के कारण तांबा मुड़ गया। कंपन और औजार के विकृत होने के कारण साफ छेद बनाने के प्रयास बार बार विफल रहे। यह स्पष्ट हो गया कि यह विधि न केवल अप्रभावी थी, बल्कि इससे प्राचीन ग्रेनाइट कोर में पाए जाने वाले गहरे प्रवेश और संकेंद्रित धारियों वाले सममित बेलनाकार ड्रिल छेद भी नहीं बन सकते थे। इसलिए शोधकर्ताओं ने इस चुनौती को उलट दिया। अगर हम आधुनिक औद्योगिक उपकरणों का उपयोग करके उन प्राचीन नक्काशी की नकल करने की कोशिश करें तो क्या होगा? डायमंड टिप वाले कोर ड्रिल, सीएनसी गाइडेड लेथ और अल्ट्रासोनिक रोटरी मशीनों का इस्तेमाल करें। उन्नत सामग्रियों, स्थिर रिग्स और लगातार गति टॉर्क नियंत्रण के साथ इंजीनियर अंततः पेट्री के कोर नंबर 7 जैसी कलाकृतियों में देखी गई सर्पिल धारियों और प्रवेश दरों को दोहराने में कामयाब रहे। लेकिन असली बात तो यह है, हीरे की परत चढ़ी ड्रिल मशीनों और आधुनिक टॉर्क नियंत्रण के बावजूद फीड दर प्राचीन कोर से मापी गई दर से धीमी थी, जिसे हैनकॉक और डन ने मापा था। कुछ मामलों में इंजीनियरों को ग्रेनाइट को नुकसान से बचाने के लिए अपनी मशीनों की गति कम करनी पड़ी। फिर भी प्राचीन सर्पिल ने एक ऐसी फीड दर का संकेत दिया जो आज की सर्वोत्तम विधियों से कहीं बेहतर थी। इससे एक चिंताजनक सवाल खड़ा होता है। यदि प्राचीन परिणामों के लगभग बराबर पहुंचने के लिए हीरे के औजार, औद्योगिक उपकरण और वर्षों की विशेषज्ञता की आवश्यकता थी, तो यह कितना संभव है कि 4000 वर्ष पूर्व तांबे के हाथ से बने औजारों ने वही परिणाम प्राप्त किए हों, और वह भी अधिक सटीकता के साथ। कई प्रयोगशालाओं ने असवान में अधूरे ओबेलिस्क स्थल पर देखी गई साफ सुथरी खांचों को दोहराने का प्रयास किया। सटीक रोटरी ग्राइंडर की मदद से उन्होंने इसी तरह के खांचे तो बना लिए, लेकिन इसके लिए भारी भरकम कोण नियंत्रित रोबोटिक भुजाओं और कंपन कटरों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन मशीनों का वजन सैकड़ों पाउंड था और इन्हें स्थिर बिजली की आवश्यकता होती थी। इस तरह का सेटअप कांस्य युग की किसी खदान में मिलना असंभव है। आज तक आदिम औजारों का उपयोग करके की गई कोई भी आधुनिक प्रतिकृति प्राचीन मिस्र के ग्रेनाइट के काम में दिखाई देने वाली गति, सफाई या नियंत्रण की पूरी तरह बराबरी नहीं कर पाई है। और यही विरोधाभास है। आधुनिक तकनीक जितना अतीत की नकल करने की कोशिश करती है, उतना ही यह उजागर होता है कि प्राचीन परिणाम वास्तव में कितने उन्नत थे। नीचे अपनी राय जरूर साझा करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।